हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 जल एक अनमोल संसाधन, जिसका पार्ट 1 हम लोग पहले ही जो है सो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक, तो इसको हम पार्ट 2 को अभी कवर करने वाले हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, बोलता है यहाँ से, हम में से अधिकांश लोग जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं, यानी एक ऐसे संसाधन जो खत्म हो जाने वाला संसाधन होता है। ठीक, क्रियाकलाप से क्या आपको मानव उपयोग के उपलब्ध जल की वास्तविक स्थिति पर आभास हुआ, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। चलिए, यहाँ से हम लोग जल की अवस्थाएं के बारे में शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। प्रकृति में जल ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल का ठोस रूप बर्फ तथा ओला है, यानी जल जो है सो तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में भी और द्रव रूप में भी और गैसीय रूप में भी। ठीक, गैसीय यानी भाप के रूप में। और आपका बर्फ क्या होता है, वो पानी, मतलब पानी का ही एक जमा होता है, तो वो क्या ठोस के रूप में होता है। जल जो होता है एक द्रव में होता है जो पानी के रूप में होता है। और गैसीय यानी जब भी कोई चीज़ भाप बन के उड़ता है तो उसमें भी क्या होता है, वो गैस रूप में चेंज हो जाता है। बोलता है यह द्रव रूप में पृथ्वी पर समुद्र, झील, नदी, तालाबों आदि में पाया जाता है। यह जल की सामान्य अवस्था होती है। जल गैसीय अवस्था में भाप के रूप में पाया जाता है। जल के तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता रहता है, यानी इन प्रकार से जो है सो जल का चक्र होते रहता है, चक्रण माने होते रहता है। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। जल के इसी चक्रीय क्रम को जल चक्र कहा जाता है, यानी जल का जो है सो पृथ्वी से वायुमंडल की ओर और फिर वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया की क्या कहलाती है, जल चक्र कहलाती है। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जल चक्र किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो है सो फिगर दिया हुआ है। यहाँ से क्या है, ये धीरे धीरे वाष्प में चेंज हो रहा है। वाष्प में चेंज होने के कारण जैसे बादल के रूप ले रहा है। फिर वहाँ से क्या हो रहा है, जब बहुत निम्न वायुदाब और उच्च हवा जब बह रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वर्षा भी पानी जैसे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ से आते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों, सागर, नदी, झील आदि से जल का वाष्पीकरण होता है, यानी यहाँ से जो है सो बादल का जो निर्माण होता है, इन्हीं चीज़ों से जाके पानी ऊपर उठ के क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे भाप में पानी जो है सो चेंज होने लगता है और चेंज होकर के जो है सो वाष्प का रूप ले लेता है। पौधे में भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जलवाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल में निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला जाता है। नेक्स्ट बोलता है कि वर्षा जल का अधिकांश भाग नदी नालों में आदि से होता हुआ सागर तक पहुंच जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी में रिसकर भूमिगत जल के रूप में नीचे संचित हो जाता है। यह जल पुनः चापाकल, नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है, यानी जब पानी पड़ता है तो क्या क्या होता है, मतलब वहाँ से अगर यदि आसपास में कोई गड्ढा रहता है तो वो गड्ढा में जाके मिल जाता है, भर जाता है। और नहीं तो जहाँ पे मतलब उतना गड्ढा उड्ढा नहीं रहता तो क्या जमीन ही जो है सो उसको सौंक लेता है। और जो पानी जो सौंक के नीचे चला जाता है, हम लोग किससे, या तो नलकूप के द्वारा या तो उसको बोरवेल के द्वारा भी जो है सो हम लोग बाहर करके हम लोग उसका यूज करते हैं पीने के लिए। ठीक, अगला बोलता है यहाँ से कि पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। क्या करता है, पौधे भी मतलब वो जो जल का उपयोग करता है अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। इसी प्रकार प्रकृति में जल चक्र का चलता रहता है। इस जल के कारण ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, यानी क्या होता है, बार बार ये प्रक्रिया चलते रहता है, जिसके कारण जो है सो जल का मतलब प्रक्रिया जो है सो उसका मात्रा जो होता है वो फिक्स रहता है। ठीक, जल के स्रोत माने कहाँ कहाँ जल पाया जाता है, समझा। इधर प्रकृति में जल चक्र, जल के मुख्य स्रोत सागर, नदी, झील, तालाब आदि है। भूमि के नीचे भी जल का बड़ा भंडार विद्यमान है। ध्रुवीय प्रदेशों तथा पर्वतों के शीर्ष पर बर्फ के रूप में भी यह पाया जाता है। चलिए, प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत, यानी प्रकृति से द्वारा अपने आप के मतलब जल का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, तो बोलिए पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है, यानी वर्षा जल जो पानी पड़ता है वो है हमारा सबसे पहला स्रोत। हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है, यानी जब बारिश होता है अगर यदि उसके साथ धूलकण और सल्फर जैसे मतलब पदार्थ या मिल जाता है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि जो है सो मिलकर घुलकर जो वर्षा होता है, उन सारी वर्षा क्या कहलाता है, तो अम्ल वर्षा कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार का वर्षा जो है सो कहाँ पे अधिक देखने को मिलता है, तो आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा जल है। चलिए, हमारा नेक्स्ट है कि सतही जल, यानी वर्षा जल का अधिकांश भाग पृथ्वी के सतह में बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा भूमिगत जल।
वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल की इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतस्छेदन कहा जाता है। इनफिल्ट्राइजेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक, क्या होता है, वर्षा जल जो है सो धीरे धीरे क्या रिसकर मिट्टी के धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ठीक, और वो क्या होता है, चट्टानों की दरारों से जो है सो होता हुआ चट्टानों के ऊपर जाके जमा हो जाता है, जहाँ पे मतलब उस प्रकार की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहला, अंतःस्यंदन, यानी अपने आप जो प्रक्रियाएं हो रही है। भूमि के नीचे वाले सतही जल को भूमिगत जल कहा जाता है, यानी जो हमारे नीचे पानी पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो भूमिगत जल बोला जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहा जाता है, यानी सबसे ऊपरी जो लेयर होता है जिसमें हम सबसे पहले पानी प्राप्त कर सकते हैं उस लेयर को हम भौमजल स्तर भी कहते हैं। अगला, उसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग जगहों पर जैसे पानी का मात्रा होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होती है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है, यानी जो हम लोग नल के द्वारा या चापाकल के द्वारा जो हम लोग पानी पीते हैं वो क्या होता है, भौमजल से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा जो है सो देखिए आपका यहाँ पे हमारा मेन भूमि हो गया, उसके नीचे जो होगा वो भौमजल स्तर होता है। ठीक, और भौमजल कहाँ पे, उसके और नीचे लेयर में जाता है, तो वहाँ यहाँ पे हम लोग को क्या थोड़ा नीचे जाने के बाद हमारा पानी मिल जाता है, जो मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन उसके अंदर और जाएंगे तो हमको जल का जो है सो एक भंडार का टाइप का एक लेयर मिलेगा, ये क्या कहलाता है, भौम जल कहलाता है। ठीक, बोलता है भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय, यानी ये जो भौम जल स्तर है उसमें कमी या मतलब खत्म कैसे होता है। बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है, यानी लोग जो है सो अपना फसल को उगाने के लिए इस सारे पानी को जो है सो यूज कर रहे हैं, ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज की जाए। यानी ये जो हमारे देश की जो जनसंख्या वो काफ़ी दिन दूनी जो है सो बढ़ती जा रही है, तो इन सभी मतलब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है, लोग अधिक से अधिक जो है सो फसल को उपजा रहे हैं, और वो अधिक से अधिक फसल उपजाएंगे तो क्या उसको सिंचाई की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। ठीक, यहाँ से बोलता है कि घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल स्रोतों पर दबाव पड़ रहा है, यानी घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल स्रोतों पर दबाव पड़ रहा है। जैसे हम लोग कभी मतलब जैसे अगर घर बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग को क्या बहुत सारा आवश्यकता होता है पानी में, घर में भी जो है सो बहुत सारा जो है सो क्या यूज होता है पानी का, उससे भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जल स्रोतों का जो है सो धीरे धीरे सूखता जा रहा है। इसी के बारे में बोल रहा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है, इससे भौमजल स्तर में कमी आई है, यानी क्या हो रहा है, लोग जो है सो ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं पानी का। ठीक, भौमजल स्तर में आई कमी के कारण जिनमें से प्रमुख है, यानी हमारा जो है सो भौमजल वो नीचे स्तर जो है सो धीरे धीरे लेवल उसका नीचे जा रहा है। किसका कारण है, जनसंख्या वृद्धि का आवश्यकता, कृषिगत ज़्यादा उपयोग के लिए औद्योगिकरण, यानी ज़्यादा जो है सो औद्योगिक मैंने उद्योग में ज़्यादा इसका उपयोग से। अगला बोलता है वर्षा का असमान वितरण, यानी जहाँ मन तहाँ जैसे मन तैसे बारिश नहीं हो रही है। ठीक, अगला जो होता है वर्षा का असमान वितरण, कहीं पे ज़्यादा वर्षा हो रही है तो कहीं पे कम। ठीक, अगला बोलता है वन की कटाई, यानी जो धीरे धीरे वन है हमारा जो जंगल है वो धीरे धीरे क्या करता है, मतलब काटते जा रहा है। ठीक, जल की बर्बादी जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो जल की बर्बादी के कारण हमारा भौमजल स्तर जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ से बोलता है अब आप जानते हैं कि किन कारणों से भौमजल स्तर का अपक्षय हो रहा है, यानी हम जान गए कि किन सभी कारणों से जो है जल हमारा भौमजल स्तर जो है धीरे धीरे नीचे लेवल उसका जा रहा है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि जल का वितरण विश्व, भारत एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का हो रहा है, यानी हमें ये भी जानना है कि हम जहाँ से रह रहे हैं वहाँ उस समय का मतलब उस जगह का मतलब पानी का बंटवारा कैसे है, तो उसका भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध होती है, तो कई जगह वर्षा कम होती है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं पे कम होता है। यहाँ पे अपना अलग अलग राज्य में जो है सो दिया हुआ है। ठीक, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए जो मेन टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं। बोलता है जल प्रबंधन, जल को रोकना है, जो बारिश हो रहा है पानी उन सभी पानियों को जो है सो रोकना। बोलता है आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिसमें बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिस करवा बह जाता है। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि बहुमूल्य जल को किसी प्रकार के व्यर्थ होने से रोका जाए, यानी जो धीरे धीरे मतलब कहीं पे भी मतलब नल का सिस्टम दे रखा है। ठीक, अगर यदि वहाँ पे मतलब बहुत सारा कोई दरारें आ जाती है तो उसको मतलब जल्द से जल्द जो है सो पब्लिक को या उसके जो मैनेजर हैं उस सब से उसका मरम्मत जल्द से जल्द करवाया जाना चाहिए। ठीक, हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। इन सारे कामों जो है सो हम लोग मनुष्य होकर के जो है सो बर्बाद कर रहे हैं पानी को। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है।
वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर को पुनः निपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। यानी वर्षा जो होता है उसका हम जो है सो अगर यदि फिर से हम अच्छे से यूज कर लें, उसके लिए क्या क्या उपाय किया जाए, इन सारे उपायों को जो है सो क्या कहलाता है, हमारा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक, यहाँ पे बोलता है पिछले कुछ वर्षों में देश के एक साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है। साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार हो रहे हैं। इस कारण जल की पुनः पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। कई स्थानों पर लोगों को जल के लिए घंटों तक कतार लगाने पड़ रही है। इन सारे समस्याओं से जो है सो हम लोगों को, और टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है, जलापूर्ति की रसनिंग होती है। यानी इस प्रकार से जो है सो हमारा मतलब जल के खत्म होने से संकटें उत्पन्न हो रही है। अधिकांश समाचार पत्रों में जल संकट के बारे में समाचार आते हैं। उसके बाद सरकार इसके लिए हर गांव में डोभा का निर्माण करा रही है। नदियों तालाबों की गाद की सफाई कर खुदाई कराई गई है। इसी तरह के देश के अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल को पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन आ रहा है। यानी पानी को जो है सो किसी भी तरह से रोका जाए तो उनके लिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारा कार्यक्रम और योजना चलाई जा रही है। किसान भी अपने खेतों में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के रूप में सुना होगा। यानी जो है सो किसान भी अपने खेतों का जितना भी हो सकता है अपना वो पानी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह हम लोग सूजे सिंचाई करते हैं तो बहुत सारा पानी क्या होता है इधर उधर जाके मतलब बर्बाद हो जाता है। अगर यदि सीड ड्रिल विधि जो आप लोग क्लास 8 में आप अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है उसमें एक एक बूंद करके हर एक पौधा को मिलता है, जो कि पानी के प्रबंधन से रिलेटेड जो रहता है बहुत ही अच्छा तकनीकी है। ठीक, बता ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाया जाता है। क्या होता है मतलब एकदम बहुत सारा मतलब पतला पतला पाइप होता है और डायरेक्ट उसका जड़ जहाँ पे मतलब पेड़ होता है उसके निश्चित, जैसे आपका ये हो गया पेड़, ठीक, इसके जो यहाँ पे जड़ हो गई यहाँ पे डायरेक्ट जाके उसका सिंचाई करेगी। ठीक, तो इस प्रकार की जो विधि कहलाती है वो सीड ड्रिल, यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से बोलता है कि पौधों पर जल में कमी के प्रभाव, यानी हर चीज़ में पानी की आवश्यकता होती है, हर जीव में, और यदि जल जो है सो पौधों में अगर यदि नहीं मिले तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। चलिए, गमले के पौधे में अगर कुछ दिनों तक अगर पानी नहीं दिया जाए तो क्या होगा, वो जानते हैं कि आप लोग मर जाएगा। ठीक, तो वैसे ही जो है सो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव से पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। यानी सारी चीज़ों को भी आवश्यकता होती है एक जीव को। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व में भी खतरा में आ जाएगा। पौधों के न रहने पर पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। यानी कितना इम्पोर्टेंट है जल का जो है सो पेड़ पौधों के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट कि हम लोगों के मतलब अस्तित्व को बचाने के लिए पेड़ पौधों को रखना जरूरी है। और पेड़ पौधे अगर यदि पानी नहीं लेंगे तो भी क्या होगा, धीरे धीरे वो मरते जाएंगे। ठीक, कंप्लीट होता हुआ चैप्टर ये। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।